हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जीआई सिस्टम की फार्मेकोलॉजी में आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन की फार्मेकोलॉजी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं लैक्सेटिव, कैथार्टिक्स या फिर परगेटिव। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी बात करेंगे। कंप्लीट फार्मेकोलॉजी, इनके यूजेस, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि फार्मेकोलॉजी की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करेंगे हम लोग लैक्सेटिव, कैथार्टिक या परगेटिव्स की। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इनका हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिपेशन क्या है, उसके क्या क्या कारण है, ताकि इन मेडिसिन का मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाए। तो ब्रीफ में काफी बताने वाला हूं। देखिए कॉन्स्टिपेशन क्या होता है दोस्तों, अगर पर्सन को स्टूल पास करने में, डेफिकेट करने में अगर डिफिकल्टी आ रही है या डेफिकेशन नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इनके मेनली क्या कारण है, तो देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में घूम करके जाता है, जहां से वाटर एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिएगा कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण है, और उन्हीं कारणों को ट्रीट करने के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन पढ़ेंगे, जिनको 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। आगे मैं बताने वाला हूं एक ट्रिक के द्वारा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, अगर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाए, यस, अगर डिक्रीज हो जाए पेरिस्टालसिस, तो एक कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का कोज। यस, कोज हो सकता है कि पेरिस्टालसिस यानी जीआई सिस्टम की मोटिलिटी क्या हो जाए दोस्तों, डिक्रीज हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है लो फाइबर, लो फाइबर इन डाइट। डाइट में अगर फाइबर की अमाउंट कम लिया जाए तो जिससे बल्क नहीं बनेगा, बल्क नहीं बनेगा तो मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो खाना आगे नहीं बढ़ेगा और उस पर्सन को क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये कारण हो सकता है। या फिर तीसरा हो सकता है लेस वाटर इनटेक। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया जाता है तो पानी की कमी से स्टूल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने की वजह से आगे वो डेफिकेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यस दोस्तों, या फिर नेक्स्ट कारण हो सकता है, यस, हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल यानी ऐसा खाना खाना जिसकी वजह से स्टूल के अंदर हार्डनेस आ जाती है। लाइक मैं बात करता हूं कि अगर खाने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि ऐसा खाना खाया जाए जिसमें बिल्कुल भी फाइबर्स नहीं है, तो हार्ड स्टूल होना स्वाभाविक है। ये कुछ कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन को, और इन्हीं को ट्रीट कर दिया जाता है मेडिसिन के द्वारा। तो 4 कैटेगरी यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसी मेडिसिन जो कि पेरिस्टालसिस को बढ़ाए तो उन्हें हम लोग कहेंगे स्टिमुलेंट, आगे मैं बताऊंगा। दूसरा, जो कि बल्क देखिए, बल्क डाइट में बल्क कम हो रहा है, ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। तो बल्क को अगर बढ़ा दिया जाए तो उन्हें कहेंगे बल्क फॉर्मिंग एजेंट। यस और नो दोस्तों। तीसरा, वाटर का अमाउंट कम होने की वजह से भी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अगर वाटर का कंटेंट यहां पे बढ़ा दिया जाए, तो वाटर का कंटेंट बढ़ाया जाता है ऑस्मोसिस के द्वारा, तो उन्हें हम लोग ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के नाम से जाना जाएगा। और चौथा, हार्ड स्टूल को अगर सॉफ्ट कर दिया जाए तो उन्हें स्टूल सॉफ्टनर कहा जाएगा। तो इसी आधार पे 4 कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे लैक्सेटिव, कैथार्टिक्स और परगेटिव्स को। पहली कैटेगरी यहां पे देखो, पेरिस्टालसिस को बढ़ाने वाली, देखिए यहां पे जो लैक्सेटिव है उनका नाम हो जाएगा। मैं बात करूं इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट पेरिस्टालसिस को बढ़ाने वाली, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, स्टिमुलेंट यूज करेंगे। दूसरा, फाइबर को बढ़ाने वाली को हम लोग कहेंगे बल्क फॉर्मिंग एजेंट। तीसरा, वाटर कंटेंट को बढ़ाने वाली मेडिसिन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव कहेंगे। और हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने वाली मेडिसिन को स्टूल सॉफ्टनर कहा जाएगा। और ये 4 कैटेगरी अपने पास आती है, मैं आगे बताने वाला हूं। मैकेनिज्म आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस, लैक्सेटिव, कैथार्टिक और परगेटिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन होती है। देन आफ्टर इन तीनों का मीनिंग भी समझते हैं। यस, दे आर मेडिसिन यूज टू इंड्यूस बोवल मूवमेंट। बोवल मूवमेंट को, यानी बोवल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मूवमेंट को बढ़ा दे जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए और डेफिकेशन प्रमोट हो जाए, यानी स्टूल पास करना इजी हो जाए और बोवल एम्पटी हो सके। इन मेडिसिन को हम लोग लैक्सेटिव कहते हैं, कैथार्टिक्स कहते हैं, परगेटिव कहते हैं। तो अब एक नाम भी रख सकते थे, 3 नाम क्यों रखे गए हैं, तो ये तीनों नाम है इनकी पोटेंसी के आधार पे। तो अगर मैं कहूं लेस यानी माइल्ड एक्शन जिनका हो, माइल्ड एक्शन जिनका हो, उन्हें हम लोग कहेंगे लैक्सेटिव।
कैथार्टिक्स किसे कहा जाएगा? अगर मॉडरेट एक्शन हो, मॉडरेट एक्शन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कैथार्टिक्स कहेंगे। और फास्टेस्ट एक्शन हो, फास्ट एक्शन हो, यस, उन्हें हम लोग परगेटिव कहेंगे। यस दोस्तों, तो एक्शन के आधार पे इनको नाम दे दिया कि जो कम मात्रा में अगर असर करती है, यानी बहुत धीरे धीरे असर करती है, उन्हें लैक्सेटिव्स कह देंगे। यानी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन तो हुआ है बट माइल्ड लेवल का हुआ है तो हम लोग लैक्सेटिव्स देते हैं। अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज्यादा स्टूल हुआ, पास हो ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैथार्टिक्स या परगेटिव्स का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो एक्शन के आधार पे 3 नाम होते हैं, इनमें ज्यादा नहीं है। बाकी इंटरचेंजेबली कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं, लाइक लैक्सेटिव बोल दिया, परगेटिव बोल दिया या कैथार्टिक्स बोल दिया, एक ही मतलब होता है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने वाली मेडिसिन या फिर बॉवल को खाली करने वाली मेडिसिन, इस इंटेस्टाइन को खाली करने वाली मेडिसिन। देखिएगा मैं 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूं, लैक्सेटिव और दूसरी होती है परगेटिव या कैथार्टिक, क्योंकि इनका एक्शन ज्यादा फास्ट होता है, ये माइल्ड एक्शन में होती है। तो लैक्सेटिव का जो यूज है दोस्तों वो ओनली किया जाता है माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है। जबकि परगेटिव या कैथार्टिक्स का यूज जो किया जाता है वो यूज किया जाता है सीवियर कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन के अंदर। प्लस याद रखिएगा, इंटेस्टाइन को खाली करना हो, लाइक कोई भी प्रोसीजर करना है, यस दोस्तों, कोई भी प्रोसीजर करना है, लाइक कोलोनोस्कोपी, अगर कोलोनोस्कोपी करना है, कोलन को देखना है, कोलन रेक्टम के थ्रू जो है एक एनएस के थ्रू डाला जाता है एंडोस्कोप, तो उसको कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। तो कोलोनोस्कोपी करना है तो इंटेस्टाइन को खाली करना है, तब भी क्या यूज करेंगे? हाई पोटेंसी वाली एंटी कॉन्स्टिपेशन मेडिसिन यूज करेंगे, जिन्हें हम लोग परगेटिव या कैथार्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी बेस हो गया। बाकी ओवरऑल मैं एक साथ ही इनको यूज करने वाला हूं कि लैक्सेटिव, परगेटिव या कैथार्टिक्स, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है या फिर इंटेस्टाइन को खाली करती है। अब थोड़ा सा और इनके बारे में सीखते हैं। देखिए ये मैंने 2 तरीके से इनको डिवाइड कर दिया है, लैक्सेटिव और कैथार्टिक एंड परगेटिव। तो देखो ये कुछ टेबल है, इसको समझते हैं। अगर ये टेबल समझ में आ जाती है तो पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा क्लासिफिकेशन। देखिए एक्शन के आधार पे मैं बोलूं लैक्सेटिव क्या है, तो इनका एक्शन होता है माइल्ड एक्शन। इनका एक्शन कैसा है? माइल्ड एक्शन है, यानी माइल्ड कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगी। जबकि इनका एक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्शन है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो कैथार्टिक्स या परगेटिव्स देते हैं। ठीक है दोस्तों। ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो इनका एक्शन स्लो होता है। जनरली मैं बात करूं यहाँ पे तो 6 आवर्स से लेकर के 24 आवर्स तक का टाइम लग सकता है इनका एक्शन शुरू होने में। यानी अगर माइल्ड वाले लैक्सेटिव लिए तो वो धीरे धीरे असर करेंगे, तो 6 घंटे से 24 घंटे का टाइम वहां पे लग सकता है। ये फास्ट एक्शन होता है। इनका एक्शन क्या दोस्तों? फास्ट एक्शन है। कुछ मिनटों से लेकर के कुछ आवर्स के अंदर इनका, यानी कुछ मिनटों से लेकर के 1 आध घंटे में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। यूजेज की बात करूं तो इसका यूज, लैक्सेटिव का यूज जैसा कि मैंने बताया माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में करेंगे, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में करेंगे, जबकि कैथार्टिक्स का यूज करेंगे हम लोग सीवियर कॉन्स्टिपेशन के अंदर। साथ ही साथ याद रखिएगा प्रोसीजर जैसे कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी से पहले इंटेस्टाइन को खाली करना पड़ेगा ना, इसलिए कोलोनोस्कोपी से पहले अगर देना है तो हम लोग क्या देंगे? परगेटिव देंगे, वहां पे लैक्सेटिव काम नहीं करेंगे दोस्तों। तीसरा बात याद रखिएगा, कैथार्टिक्स या लैक्सेटिव है वो प्री ऑपरेटिव। जब भी कोई जीआई सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेशन होना है और इंटेस्टाइन को खाली करना है दोस्तों, तो वहां पे हम लोग क्या देते हैं? कैथार्टिक या परगेटिव देते हैं, यानी प्री ऑपरेटिव भी कौन से देंगे हम लोग दोस्तों? कैथार्टिक्स या परगेटिव्स ही देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और बताने वाला हूं। लैक्सेटिव का एक और यूज है, ये प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है एंड ओल्ड पेशेंट के अंदर सेफ है और चाइल्ड के अंदर सेफ है। यानी बच्चों में देना है तो लैक्सेटिव देंगे, यानी कम एक्शन वाला देंगे, कम पोटेंसी वाला देंगे।
ओल्ड पेशेंट को देना है तो भी यही देंगे। और प्रेगनेंसी के अंदर भी सेफ कौन सा होगा, याद रखिएगा, लैक्सेटिव। प्रेगनेंसी में अगर परगेटिव दे दिया तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा जीआई मोटिलिटी करेगा और वहां पे अबॉर्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे और ये पॉइंट मैं आगे रिपीट करने वाला हूं। साइड इफेक्ट की बात करें तो जनरली इनका एक्शन माइल्ड है, तो जनरली सेफ होती है, जनरली नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, या फिर बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन कैथार्टिक्स जो होती है दोस्तों वो वाटरी स्टूल करवा देती है, तो उस वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है, क्रैम्प्स कॉज कर सकती है, क्रैम्प्स कॉज कर सकती है, ब्लोटिंग कॉज कर सकती है, ब्लोटिंग कॉज कर सकती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज कर सकती है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी कौन सा, हाइपोकैलेमिया, आगे साइड इफेक्ट में बता दूंगा। तो हाइपोकैलेमिया मेनली ये कॉज कर सकती है, पोटेशियम की कमी कर सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं कैथार्टिक और परगेटिव्स के। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने 4 कैटेगरी आपको शुरू में बताया कि 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो लैक्सेटिव के अंदर 3 कैटेगरीज आती है जिनका एक्शन माइल्ड होता है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे 3 कैटेगरी इसके अंदर आ जाएगी। सबसे पहली जो कैटेगरी है, यस, वो आ जाएगी बल्क फॉर्मिंग एजेंट। सेकेंड कैटेगरी के अंदर आ जाएगी ऑस्मोटिक एजेंट या ऑस्मोटिक लैक्सेटिव भी कह देंगे। और थर्ड कैटेगरी आ जाएगी दोस्तों स्टूल सॉफ्टनर। अब इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल है आगे बताने वाला हूं। जबकि इसमें एक ही कैटेगरी आती है, वो कौन सी है, स्टिमुलेंट कह दो, या फिर इनको इरिटेंट्स भी बोल सकते हैं, इरिटेंट्स भी कहा जाता है, जो कि पेरिस्टालसिस को बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस बढ़ेगी तो स्टूल पास जल्दी से हो जाता है, वाटरी स्टूल ही हो जाता है इवन, ठीक है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, वाटरी स्टूल ये करवा देता है। इसी वजह से यहाँ पे पेरिस्टालसिस बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे क्रैम्प्स आते हैं, ब्लोटिंग आती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, फ्लैटुलेंस बनते हैं, गैसेस बनने लग जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। जबकि बल्क फॉर्मिंग है, ऑस्मोटिक है और स्टूल सॉफ्टनर है, ये लैक्सेटिव के एग्जाम्पल है, यानी इनका एग्जाम्पल माइल्ड होता है, समझाने का मतलब यही है। और स्टिमुलेंट जो आगे मैं बताने वाला हूं उनका एक्शन स्ट्रोंग होता है दोस्तों, इतना सा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी पर्सन को अगर प्री ऑपरेटिव, यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है सोचिए, अगर मैं बोलूं प्री ऑपरेटिव या फिर कोलोनोस्कोपी के लिए कौन सा एजेंट यूज करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके पास स्टिमुलेंट यूज करेंगे। अब स्टिमुलेंट में क्या क्या आते हैं मैं आगे बताने वाला हूं। अगर मैं बोलूं प्रेगनेंसी में कौन सी यूज करेंगे, ओल्ड में कौन सी यूज करेंगे, बच्चों में कौन सी यूज करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बल्क फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक या फिर स्टूल सॉफ्टनर यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। इनका एक्शन स्लो होता है, जबकि स्टिमुलेंट जो हम लोग पढ़ेंगे आगे उनका एक्शन फास्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है लैक्सेटिव जो है वो माइल्ड एक्शन प्रोड्यूस करती है, इसलिए स्टूल पास जो होगा वो थोड़ा सा बल्की होगा, जबकि इनके अंदर वाटरी स्टूल आता है क्योंकि ये कॉलन के ऊपर काम करती है, ठीक है दोस्तों। बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी पोटेंसी के आधार पे बोलूं, सबसे कम पोटेंसी लैक्सेटिव की, उससे ज्यादा पोटेंसी कैथार्टिक की, और सबसे ज्यादा पोटेंसी जो होती है वो परगेटिव की होती है दोस्तों। चलेगा, अब मैंने बोला आपके पास 4 कैटेगरी निकल करके आ जाती है, 1 2 3, ये तीनों कैटेगरी तो है लैक्सेटिव, और ये 4th कैटेगरी है स्टिमुलेंट, ये आ जाती है अपने कैथार्टिक्स के पास। तो इस आधार पे लैक्सेटिव, कैथार्टिक या परगेटिव्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, यानी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाली मेडिसिन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ये पहली 3 है उनका एक्शन माइल्ड होता है, और चौथी का एक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि किसी प्रोसीजर या कोलोनोस्कोपी या फिर सीवियर कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में यूज करेंगे। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इसको समझा रहा हूं, होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे, यूजेज की बात करते हैं, क्या क्या यूजेज है, उसके बाद में हम लोग इनका क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बताया, इनमें क्या क्या ड्रग्स आते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो यूजेज की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला, पर्टिकुलरली 2 यूज होते हैं। पहला यूज है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना, दूसरा यूज है कोलोनोस्कोपी या फिर प्री ऑपरेटिव या कोलोनोस्कोपी को ट्रीट करना, ठीक है दोस्तों। तो 2 यूजेस तो अपने पास आ गए, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक यूज भी होते हैं, आगे मैं बताने वाला हूं, चलिएगा। तो पहला यूज है इसका कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट
करना। अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो क्या देंगे हम लोग, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में क्या देंगे दोस्तों, यस लेक्सिटिव्स देंगे, जैसे कि बल्क फॉर्मिंग ऑस्मोटिक या स्टूल सॉफ्टनर हम लोग दे सकते हैं। जबकि अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो क्या देंगे हम लोग, कैथार्टिक्स या परगेटिव्स देंगे, यानी कि इरिटेंट्स स्टिमुलेंट्स देंगे। ठीक है। दूसरा होता है बोवल प्रिपरेशन। बोवल प्रिपरेशन बात कर सकता हूं, जैसे कोलोनोस्कोपी या फिर कोई सर्जरी करना है प्री ऑपरेटिव, इन केसेस में हम लोग किसका यूज करेंगे, स्टिमुलेंट का यूज करेंगे। तो बोवल प्रिपरेशन के लिए क्या यूज करी जाएगी, स्टिमुलेंट। अब स्टिमुलेंट में क्या क्या आते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूं ट्रिक के द्वारा। यस अगला और स्पेसिफिक यूज जो कि क्वेश्चन पॉइंट आता है, याद रखिएगा, एक मेडिसिन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं लैक्टुलोज। क्या कहते हैं दोस्तों, लैक्टुलोज कहते हैं। तो लैक्टुलोज एक लैक्सेटिव है। लैक्टुलोज क्या है दोस्तों, एक लैक्सेटिव है। लेकिन लैक्सेटिव होने के साथ साथ दोस्तों ये ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। कौन सी होती है ये, ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। ये क्या करती है, इसका एक फीचर और है, ये ब्लड से अमोनिया को बाइंड कर लेती है। किसको बाइंड कर लेती है, अमोनिया। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी लीवर फेलियर का अगर पेशेंट है, लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, तो उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ता है। और अमोनिया कहां जाएगी, ब्रेन में, और ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन में एनसिफेलोपैथी करेगी, एस्टेरिक्सिस आने लग जाता है, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स आप लोगों ने सुना होगा, वो आने लग जाते हैं, जिसे एस्टेरिक्सिस का नाम दिया जाता है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, यानी लीवर सिरोसिस के पेशेंट में, लीवर फेलियर के पेशेंट में एनसिफेलोपैथी यानी ब्रेन डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, लैक्टुलोज का यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लैक्टुलोज कैसी मेडिसिन है, एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव एजेंट है, जो कि किस तरीके से यूज किया जाता है, यस लीवर फेलियर के पेशेंट में एनसिफेलोपैथी को रोकने में भी ये कारगर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे फिर से रिपीट करूंगा जब मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये दो यूज स्पेसिफिक हो गए, और ये एक स्पेशल यूज बोल सकते हैं। पर्टिकुलर यूज किसका है, ये ओनली लैक्टुलोज का यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन, लैक्सेटिव, परगेटिव या कैथार्टिक्स का क्लासिफिकेशन। तो मैंने बोला 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, जो 4 कारण बताए थे उसी आधार पे 4 कैटेगरी में से डिवाइड करेंगे। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए बॉस। क्या याद रखेंगे दोस्तों, बॉस नाम याद रखिएगा। तो बॉस से अपने पास में 4 मेडिसिन आ जाएगी। B4 हो जाएगा बल्क फॉर्मिंग, O4 हो जाएगा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, S4 हो जाएगा स्टूल सॉफ्टनर, और लास्ट S4 हो जाएगा दोस्तों स्टिमुलेंट। तो ये अपने पास 4 नाम आ जाते हैं। पहला हो जाएगा B4 बल्क फॉर्मिंग एजेंट, दूसरा O4 ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, S4 स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव, और लास्ट आ जाएगा स्टिमुलेंट। लैक्सेटिव लिखने की जगह यहां लिख सकता हूं परगेटिव। परगेटिव क्योंकि इनका एक्शन कैसा है दोस्तों, फास्ट होता है। तो स्टिमुलेंट का एक्शन फास्ट है, इन तीनों का एक्शन स्लो है, इसलिए ये तीनों लैक्सेटिव हो गई, और ये अपने पास स्टिमुलेंट परगेटिव में आ गई। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो देखिए याद रख लीजिएगा, ट्रिक आपका बॉस नाम से ट्रिक आ जाएगी, बल्क फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक, स्टूल सॉफ्टनर, और सबसे लास्ट वाली कौन सी, स्टिमुलेंट परगेटिव। ये 3 है वो लैक्सेटिव है, ये क्या है, परगेटिव है। परगेटिव लैक्सेटिव एक साथ ही यूज कर सकते हो आप वर्ड, बस एक्शन के आधार पे इनको अलग अलग नाम दे दिया। अब एग्जांपल देखिए, बल्क फॉर्मिंग में क्या क्या एग्जांपल आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा एमपी एमएलए, अगर आप जानते हैं तो एमपी एमएलए होता है, तो इसके अंदर नाम आएंगे एमपी से। ठीक है, इसमें आएगा एमएलए से। एमएलए नाम सुना होगा ना, एमपी होते हैं और एमएलएज होते हैं इस तरीके से। तो एमपी और एमएलए कहीं पे जा रहे थे, तो इनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इनके पास में क्या था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो क्या काटा जाता है, चालान काटा जाता है। तो इनका 20 रुपए का, यस इनका 20 रुपए का कैश में चालान कटा, 20 रुपए का कैश में चालान काटा। अब ये स्टोरी क्या सुना रहा हूं, इसी से आप एग्जाम्पल इनके याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एम और पी। तो एम से हो जाएगा दोस्तों मिथाइल सेल्यूलोज, मिथाइल सेल्यूलोज, और पी से हो जाएगा साइलम हस्क, साइलम हस्क इसके अंदर। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है इसमें, इसप गुला, इसप गुला।
ये एग्जाम्पल भी इसमें याद रख लीजिएगा। तो एमपी से हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, तो एक ट्रिक याद रखना है, एमपी एमएलए नहीं सुना आप लोगों ने नाम, तो एमपी एमएलए। तो एमपी से हो जाएगा मिथाइल सेलुलोज और पी से हो जाएगा साइलम हस्क। दूसरा ऑस्मोटिक में आ जाएगा एम और एल, एम एल ए, एमएलए होता है तो एम और एल से आप लोगों को याद रख लेना। तो एम से हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, MOM, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक एंटासिड भी है ऑलरेडी। इसके अलावा मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम शॉर्ट में लिख देता हूं MG, मैग्नीशियम साइट्रेट। इसके अलावा MgSO4, MgSO4। तो M से देखो MLA से M में से 3 हो गए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर सकते हैं L4 यहां पे आ जाएगा लैक्टुलोज, लैक्टुलोज। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, लैक्टुलोज का एक स्पेशल यूज हिपेटिक एंसिफेलोपैथी को ये रोकती है। लीवर फेलियर के केस में अमोनिया की वजह से ब्रेन डैमेज होता है, उसको रोकने में काम करती है लैक्टुलोज, क्योंकि लैक्टुलोज है अमोनिया को बाइंड कर लेती है, याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि लैक्टुलोज एक शुगर है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में इसको नहीं देते हैं, ये भी आपको याद रखना। लैक्टुलोज एक शुगर है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में सेफ नहीं होती है। चलिए अब बात करेंगे स्टूल सॉफ्टनर। तो स्टूल सॉफ्टनर में आ जाएंगे अपने पास DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। मैंने बोला MP और MLA के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो इनका 20 रुपए का कैश में चालान काटा गया, ठीक है। ये आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। तो स्टूल सॉफ्टनर के एग्जांपल हो जाएंगे D और L से, तो मैं इनके एग्जांपल कहीं पे यहां लिख देता हूं, चलेगा। D4 हो जाएगा दोस्तों डॉक्यूसेट, डॉक्यूसेट सोडियम, और L4 हो जाएगा दोस्तों लिक्विड, लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। ये स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि ये ग्रीसी सब्सटेंस होते हैं, तो जब स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो अपने आप जो हार्ड स्टूल था वो पास आउट हो जाएगा इजीली, यस और नो। और सबसे लास्ट आ जाता है स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, यस 20, तो 20 से हो जाएगा बिस्कोडिल, बिस्कोडिल। बिस्कोडिल का दूसरा नाम होता है दोस्तों डल्कोलेक्स, डल्कोलेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिस्कोडिल या डल्कोलेक्स के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो बिस्कोडिल आ जाता है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। और कैस से हो जाएगा कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल। और एक सेना ऑयल भी होता है, सेना ऑयल के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए अपने पास बॉस के। तो बॉस का मतलब तो आपको पता ही आ गया। उसके बाद जो मैंने ट्रिक बताई, MP MLA के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उनका 20 रुपए का कैश में चालान कट गया। अब ट्रिक से याद रखो, MP से हो जाएगा मिथाइल सेलुलोज साइलम हस्क, साइलम में P साइलेंट रहता है, बट याद रह जाएगा। MLA से याद हो जाएगा, A से कुछ नहीं है, बट MLA ट्रिक बनाने के लिए। तो M4 हो जाएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के 3 कंपोनेंट हो गए, MOM हो गया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशियम सिट्रेट हो गया, और मैग्नीशियम सल्फेट। और L से हो जाएगा दोस्तों लैक्टुलोज, LA से, LA से क्या हो जाएगा LA, लैक्टुलोज, यस और नो। तो MP MLA के पास क्या नहीं था, DL, तो DL वाले हैं वो स्टूल सॉफ्टनर है। तो D4 हो जाएगा डॉक्यूसेट सोडियम, और L4 हो जाएगा लिक्विड पैराफिन। और 20 रुपए का कैश में चालान करा, तो 20 से हो जाएगा बिस्कोडिल, जिसे डल्कोलेक्स के नाम से भी जाना जाता है, बिस्कोडिल या डल्कोलेक्स। और कैस्टर ऑयल जो है, कैस से हो जाएगा कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जिसे कहा जाता है, और सेना ऑयल। ये सभी एग्जाम्पल अपने पास में अलग अलग मेडिसिन के आ जाते हैं दोस्तों। तो होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, ये कैसे एक्शन करती है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे बल्क फॉर्मिंग। तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिखा है, मिथाइल सेलुलोज, साइलम हस्क और इसबगोला। तो टाइम बचाने के लिए फटाफट से मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तीनों एग्जांपल आपके पास आ गए, यानी M और P से आपको याद रख लेना, और एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, याद हो जाएगा। इसबगोला का नाम सुना होगा, इसबगोल जिसे कहा जाता है, फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो इनका एक्शन क्या है, तो देखिएगा ये सभी फाइबर को मिमिक करते हैं। तो जो भी फाइबर्स है, और फाइबर का काम क्या होता है, बल्क बढ़ाना, वाटर कंटेंट को इंक्रीज करना। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंक्रीज द बल्क, यानी फाइबर को बढ़ाते हैं,
एंड वाटर कंटेंट, और फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो बल्क बनेगा, तो स्टूल पास आसानी से हो जाएगा, जिससे बोवल मूवमेंट स्टिमुलेट होगी और स्टूल आगे की तरफ पास हो जाएगा। दोस्तों दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बल्क फॉर्मिंग एजेंट। जैसा इनका नाम है उसी से समझ में आ रहा है, इंटेस्टाइन में बल्क को बढ़ाना, और बल्क बढ़ेगा तो वहां पे वाटर भी बढ़ेगा, फूड आगे की तरफ मूव हो जाएगा, स्टूल आगे की तरफ पास हो जाएगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो रिमेनिंग फूड है वो आगे की तरफ आगे बढ़ जाएगा, जिसे स्टूल कहा जाता है। ठीक है, फीकस मटेरियल कहा जाता है, और इस प्रोसेस को डेफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जांपल हो गए इनके। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। तो बॉस में ओ फॉर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, और ऑस्मोटिक लैक्सेटिव में क्या आते हैं, एमएलए, तो क्या हो जाएगा एमएलए, एमएलए, तो एमपीएमएलए, तो एम से हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे एमओएम कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट को आजकल यूज नहीं करते एंटी कॉन्स्टिपेशन में, हाँ बाकी यूज किया जाता है, लेकिन ये भी एक एग्जांपल है। और एल ए से हो जाएगा लैक्टोलोज, लैक्टोलोज। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब इनका क्या एग्जांपल, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो ये क्या करेगी, इंटेस्टाइन में ऑस्मोसिस के द्वारा, इंटेस्टाइन में ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को खींच लेंगे, और वाटर को खींच के, मान लीजिए इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हार्ड स्टूल है, अब इस हार्ड स्टूल में क्या होगा, जैसे ही ऑस्मोटिक डायरेटिक लेंगे, यहाँ पे ऑस्मोसिस बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल से वाटर यहाँ पे आने लग जाएगा, और जैसे ही वाटर यहाँ पे आएगा तो ये जो हार्ड स्टूल था वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या करते हैं, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ा देती है, किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, जिससे स्टूल सॉफ्ट होगा और बोवल मूवमेंट है वो प्रमोट हो जाएगी। दोस्तों इजंट इट, चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक में, एक पॉइंट बताया था मैंने लैक्टोलोज के बारे में, तो लैक्टोलोज का एक स्पेसिफिक यूज भी होता है। यस, लैक्टोलोज ट्रैप अमोनिया, ये अमोनिया को ट्रैप करता है कोलन में, सो यूज टू प्रिवेंट एनसिफेलोपैथी इन लीवर फेलियर। तो लीवर फेलियर या लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, उसमें अमोनिया का अमाउंट बढ़ता है जो कि ब्रेन को डैमेज करेगा, उससे बचाना है तो लैक्टोलोज का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव, जिन्हें हम लोग एमोलिएंट लैक्सेटिव भी कहते हैं। एमोलिएंट का मतलब ही होता है सॉफ्ट करने वाले, एमोलिएंट, है ना, तो इन्हें एमोलिएंट लैक्सेटिव के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एग्जांपल क्या थे, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, तो डी फॉर डॉक्यूसेट सोडियम और एल फॉर लिक्विड पैराफिन, जो कि ऑलरेडी मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो सिंपली नाम से पता पड़ रहा है, स्टूल को सॉफ्ट करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे, तो ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं, ग्रीस का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, यस, तो ऐड मॉइस्चर टू स्टूल मेकिंग देम इजियर टू पास, तो मान लीजिए कोई हार्ड स्टूल है तो उसको लुब्रिकेट कर देंगे ताकि वो स्टूल आगे की तरफ पास आउट हो सके दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सबसे लास्ट स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, लैक्सेटिव लिखना गलत होगा, परगेटिव लिखेंगे इनके लिए, परगेटिव, क्योंकि ये परगेटिव्स होते हैं, यानी इनका एक्शन फास्ट होता है। यस, याद रखिएगा, इसलिए इनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन में यूज करेंगे, प्री ऑपरेटिव यूज करेंगे, और कोलोनोस्कोपी वगैरह से पहले यूज करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर जो एग्जांपल थे, मैंने आगे ट्रिक बताया था आपको कि 20 रुपए का कैश में चालान कटा, तो बिस्कोडिल हो गया, जिसको हम लोग डल्कोलेक्स के नाम से भी जानते हैं, और कैश से हो जाएगा कैस्टर ऑयल और सेना ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल सा इनका नाम है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, नाम से पता पड़ रहा है, स्टिमुलेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, माइंट्रिक प्लेक्सस जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे, जिससे पेरिस्टालसिस बढ़ जाती है दोस्तों, और पेरिस्टालसिस बढ़ेगी, यस, तो पेरिस्टालसिस बढ़ेगी तो जल्दी से इनमें मूवमेंट बढ़ेंगे तो जो भी यहाँ पे फिकल मटेरियल था वो आगे पास आउट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वाटरी स्टूल करवाते हैं, इस वजह से इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, आगे बताऊंगा साइड इफेक्ट क्या क्या कर सकते हैं। ये डायरिया, इवन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने चले थे, डायरिया कोज कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कोज कर सकते हैं, चलिए आगे बताऊंगा साइड इफेक्ट। अब इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, चूंकि ये स्टिमुलेंट है, चूंकि ये परगेटिव है, मूवमेंट को फास्ट करते हैं, इसलिए इनका यूज याद रखिएगा, अगर किसी को ओपियोइड की टॉक्सिसिटी हो जाए और उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो बाकी 3 कैटेगरी काम नहीं करेगी, यही वाली कैटेगरी काम करेगी, और कोलोनोस्कोपी करनी है तो भी इन्हीं को यूज करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है, ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन हो जाए किसी को तो कौन सा लैक्सेटिव या परगेटिव यूज करेंगे, तो जो फर्स्ट 3 बताए थे वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे,
ओपियोइड का साइड इफेक्ट होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कम कर देना। ओपियोइड्स जैसे कि आप लोगों ने नाम सुने होंगे, ओपियोइड्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती है। ये टॉपिक जो है मैं आगे कवर भी करने वाला हूँ कार्डियो फार्मेकोलॉजी के अंदर। तो ओपियोइड्स के अंदर जो भी मेडिसिन आती है लाइक मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ओपियोइड्स का यूज करते हैं पेन को कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ओपियोइड मेडिसिन जो होती है उनका साइड इफेक्ट है कि वो पेरिस्टालसिस को कम कर देती है। तो उससे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को रोकना है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रामाडोल वगैरह नाम सुना, फैंटेनिल, ठीक है। तो ये मेडिसिन कैसी है, ओपियोइड्स है, सिंथेटिक ओपियोइड्स के अंदर आती है। ऐसे नेचुरल ओपियोइड्स भी होती है, ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और बोवल प्रिपरेशन करनी है बिफोर कोलोनोस्कोपी तो भी किसका यूज करेंगे, स्टिमुलेंट लैक्सेटिव का ही यूज करेंगे। याद रखिएगा, कौन सी, बिस्कोडिल या डल्कोलेक्स या कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का यूज तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में करते हैं, जबकि बिस्कोडिल या डल्कोलेक्स का ही यूज यहाँ पे किया जाता है। बिस्कोडिल का दूसरा नाम है डल्कोलेक्स। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह साइड इफेक्ट, क्या क्या साइड इफेक्ट कोज कर सकते हैं लैक्सेटिव परगेटिव। तो जनरली बात करूं, लैक्सेटिव जो होते हैं वो माइल्ड एक्शन होता है, इसलिए इनका कोई जनरली खास साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट है कि इनके परगेटिव्स के। तो परगेटिव्स ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे, तो स्टिमुलेट करेंगे तो क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, फ्लैटुलेंसेस, गैसेस बन सकती है, और सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ये कोज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे साइड इफेक्ट है, डायरिया, डिहाइड्रेशन, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस जैसे हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया। क्योंकि वाटर स्टूल करवाते हैं ना, तो वाटर लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट जो है किनकी वजह से हो सकते हैं, परगेटिव्स की वजह से जनरली हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब नहीं देने हैं परगेटिव्स। तो परगेटिव्स कब कब नहीं दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया प्रेगनेंसी में परगेटिव नहीं देंगे। हाँ, लैक्सेटिव दे सकते हो आप। लैक्सेटिव मतलब जो पहली 3 कैटेगरी थी, ठीक है, बॉस में जो पहली 3 कैटेगरी थी, बल्क फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक और स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, बच्चों में भी दे सकते हैं, ओल्ड में भी दे सकते हैं, लेकिन परगेटिव्स नहीं दे सकते हैं। परगेटिव्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग करेंगे। अगर किसी को ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है बहुत ज्यादा, तब इनका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परगेटिव और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कर देंगे। या फिर अननोन कारण है, जैसे कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है किसी पर्सन को, अगर ये दे दिए गए तो और ज्यादा क्रैम्प करेंगे, और ज्यादा पेन को सीवियर कर देंगे। या फिर किसी पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर क्रोहन डिजीज है, उन कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। या फिर पैरालाइटिक इलियस, एक कंडीशन होती है जिसमें पैरालाइसिस हो जाता है, यस, नर्व सप्लाई बंद हो जाती है माइंट्रिक प्लेक्सस को, तो उस कंडीशन में मूवमेंट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन नहीं दी जानी चाहिए। तो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रखा है, इंटेस्टाइन अपने आप में ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है किसी मैकेनिकल कोज की वजह से, उस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम लोग लैक्सेटिव देंगे तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकता है। यस, अगर इस कंडीशन में दे दिया तो परफोरेशन का रिस्क हो सकता है, परफोरेशन रिस्क हो सकता है, याद रखिएगा। दूसरा, अनडायग्नोज्ड एब्डोमिनल पेन है, जैसे अपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, यस, और डाइवर्टिकुलाइटिस है, उन कंडीशन में भी इसको यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा सीवियर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है, ये और ज्यादा कर देगी, इसलिए इनको यूज नहीं करेंगे। जीआई ब्लीडिंग हो रही है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज, यस और नो, तो क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनको इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज बोलते हैं, आईबीडी, दोनों को एक साथ। इसमें 2 कंडीशन आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज। तो इन कंडीशन में ऑलरेडी अल्सर्स बने हुए हैं इंटेस्टाइन में, और ये मेडिसिन दी तो स्टिमुलेट करेगी पेरिस्टालसिस, अल्सर और ज्यादा हो सकते हैं, इंटेस्टाइन परफोरेट हो सकती है दोस्तों। और बच्चों में स्पेसिफिकली नहीं देनी है, ओनली क्या दे सकते हैं, लैक्टुलोज कैन बी यूज, या फिर जो माइल्ड एक्शन वाली थी वो वहां पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। प्रेगनेंसी में भी परगेटिव्स नहीं देनी है, ओनली क्या दे सकते हैं, लैक्सेटिव दे सकते हैं, जो पहली 3 कैटेगरी है वो यूज कर सकते हैं बच्चों। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, एक थॉट बना होगा अच्छे से। मैंने काफी कोशिश करी इजी तरीके से समझाने की। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग। तो जब भी परगेटिव्स दिए जाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मॉनिटर करना
जरूरी हो जाता है। तो पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, हाइड्रेशन स्टेटस और बोवल मूवमेंट का पैटर्न वहां पे नापना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा डिपेंडेंस या फिर ओवर यूज का कोई साइन हो तो वो भी देखना कि कोई पर्सन डिपेंड तो नहीं हो रहा इन मेडिसिन पे, कि ये मेडिसिन लेने के बाद ही उसे स्टूल पास हो। अगर डिपेंडेंसी हो रही है तो उसका भी हमें पता लगाना चाहिए। तो ये मॉनिटरिंग यहाँ पे जरूरी हो जाती है। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं Q&As। तो 4-5 MCQs हम लोग देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्स में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच परगेटिव इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू रिस्क ऑफ अबॉर्शन। यस दोस्तों, तो प्रेगनेंसी के अंदर अबॉर्शन का रिस्क किसकी वजह से हो सकता है? 4 कैटेगरी बताई मैंने बॉस। तो ये 3 तो थे लैक्सेटिव और ये था एक परगेटिव। यानी परगेटिव यानी स्टिमुलेंट, और स्टिमुलेंट में क्या क्या एग्जांपल आते थे? इसमें बिस्कोडिल आता था, स्टिमुलेंट में बिस्कोडिल आता था और कैस्टर ऑयल आता था। तो वो ही ढूंढ लीजिए। यस दोस्तों, तो बिस्कोडिल तो ऑप्शन में है नहीं, कैस्टर ऑयल है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कैस्टर ऑयल की जगह बिस्कोडिल होता या डल्कोलेक्स होता तो वो आंसर हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन याद हो गया तो इजी है आपको ये बताना। बाकी प्रेगनेंसी में यस, अदर जो 3 कैटेगरी थी, बल्क फॉर्मिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, ऑस्मोटिक वाले यूज कर सकते हैं, और स्टूल सॉफ्टनर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग इज बोथ ए लैक्सेटिव एंड ट्रीटमेंट ऑफ हिपेटिक एंसिफेलोपैथी। हिपेटिक एंसिफेलोपैथी का ट्रीटमेंट में, तो नोट करके मैंने ये पॉइंट आपको लिखवाया था, एंड दैट इज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव। एग्जांपल इज लैक्टुलोज। तो इसको यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं लैक्टुलोज को, जो कि एक ऑस्मोटिक लैक्सेटिव का एग्जाम्पल है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर बोवल प्रिपरेशन बिफोर कोलोनोस्कोपी। तो देखिए, बोवल प्रिपरेशन या फिर कोई सर्जरी से पहले या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे कोलोनोस्कोपी से पहले क्या यूज करेंगे? स्टिमुलेंट यूज करेंगे। और स्टिमुलेंट में 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए हैं। यस, बिस्कोडिल बताया है और दूसरा कैस्टर ऑयल बताया। तो देख लीजिए इनमें से, तो बिस्कोडिल अपने पास ऑप्शन में है, तो ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी तो जो 3 कैटेगरी उनका एक्शन माइल्ड है, तो वो वहां पे इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इज बी। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। विच लैक्सेटिव इज प्रिफर्ड फॉर पेशेंट विद ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करेंगे? तो देखिए, ओपियोइड की वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाते हैं। यस और नो? तो जैसे मॉर्फिन सल्फेट होता है ओपियोइड के अंदर, ओपियोइड का एग्जाम्पल क्या है? मॉर्फिन सल्फेट है, ट्रामाडोल है, फैंटानिल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं, आगे ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इनका साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है यस डिक्रीज पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस डिक्रीज होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और कैसा होगा? सीवियर होगा। तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन को या पेरिस्टालसिस डिक्रीज होने को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टिमुलेंट लैक्सेटिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? स्टिमुलेंट लैक्सेटिव यूज करेंगे। और स्टिमुलेंट में 2 एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, दैट इज अगेन बिस्कोडिल एंड कैस्टर ऑयल। तो अगेन यहाँ पे बिस्कोडिल अपने पास में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, सेना भी होता है, लेकिन सेना से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग? बिस्कोडिल को दिया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस इज द आंसर डी। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये कंप्लीट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों। फिर भी कोई डाउट्स है, क्वेरी है, कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।